हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है सीओपीडी। जैसे नाम से पता लग रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको कहा जाता है। अगर आप सिंपल तरीके से देखें कि एक ऐसी डिजीज रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो क्रॉनिक होती है, मैं यहाँ साथ साथ में लिख देता हूँ स्टूडेंट, जो कि क्या होती है, क्रॉनिक होती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है और साथ में पल्मोनरी एरिया, किस एरिया में, पल्मोनरी एरिया, शॉर्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, समझ जाना आप। पल्मोनरी एरिया में क्या करती है, व्यवधान पैदा करती है और आपके ब्रीथिंग सिस्टम को खराब कर देती है, उसी को सीओपीडी कहा जाता है। सीओपीडी में मेनली ये डिजीज आती हैं। जब से सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आती है, उसके बाद में देखा जाए एम्फाइसीमा, तीसरी है ब्रोंकोएक्टेसिस और लास्ट बोलें तो अस्थमा। ये डिजीज हैं जो मेनली सीओपीडी के अंदर हम पढ़ेंगे। इन ग्रुप ऑफ डिजीज की अगर प्रेजेंटेशन किसी भी पेशेंट में होती है तो वो प्रेजेंटेशन उसको सीओपीडी की तरफ है वो लेके जाती है। स्टूडेंट्स, मेनली ये जो डिजीज हैं तीनों, ये सीओपीडी को क्लासिफाइड करती हैं क्योंकि ये क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। मतलब अगर ये डिजीज हो गई हैं तो इसकी सीवियरिटी को आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होती हैं। और देखा जाए जो अस्थमा है इसको अलग करते हैं क्योंकि जो ऊपर वाले तीन डिजीज हैं ये इरिवर्सिबल हैं, जबकि अस्थमा है स्टूडेंट रिवर्सिबल डिजीज है, हम इसको बाय ट्रीटमेंट ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए अस्थमा को थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ डिजीज, और इसमें सबसे पहले जो थी ब्रोंकाइटिस, मैंने आपको बताया ब्रोंकाइटिस भी कौन सी बच्चे, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उसके बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह स्टूडेंट्स हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोक्सिमल एंड सेगमेंटल ब्रोंकाई इज कॉल्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें प्रेजेंटेशन क्या आएगी, उसमें प्रेजेंटेशन क्या आती है बात करें तो प्रोडक्टिव कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा। उसके साथ देखें तो नैरोविंग हो जाएगी स्टूडेंट्स, उसके साथ में क्या हो जाएगी, नैरोविंग हो जाएगी। और जैसे पढ़ रहे हैं कि किसकी नैरोविंग हो जाएगी, जो ब्रोंकाइटिस है आपकी, सॉरी जो ब्रोंकाई है उसकी नैरोविंग हो जाना और उसमें इन्फ्लामेशन होना, ही हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब प्रोडक्टिव कफ है वो अगर देखें तो वो कम से कम 6 मंथ टू 2 ईयर्स तक अगर रहता है लंबा तो वो सीओपीडी की तरफ ले जाता है पेशेंट को। कोजेज और रिस्क फैक्टर क्या होंगे ब्रोंकाइटिस के, तो सबसे पहले देखें कोजेज और रिस्क फैक्टर। अगर देखें रिस्क फैक्टर या कोजेज देखें तो सबसे पहले पोल्यूशन हो सकता है, पोल्यूशन है वो हो सकता है, और पोल्यूशन में भी आप देखें तो डस्ट हो सकता है और उसके साथ में स्मोक हो सकता है। फिर हेरिडेटरी भी माना जाता है, हेरिडिटी के रूप में भी ये ट्रांसफ़र है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी है, हो सकता है। उसके बाद में देखें स्मोकिंग करता है, अगर स्मोकिंग में 2 लिख सकते हैं आप, पैसिव और एक्टिव। जो एक्टिव सीधा स्मोकिंग करता है जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं उसको एक्टिव बोलते हैं, और पैसिव जब इन्वायरमेंट में रहकर भी आप उस धुएं को अपने श्वसन मार्ग से ले रहे हैं तो उसको पैसिव स्मोकर है वो कहा जा सकता है। उसके अलावा ऑक्यूपेशन अगर ऐसा है बच्चे कि वो धुएं वाले एरिया में काम कर रहा है, उस ऑक्यूपेशन ऐसा है तो उस वजह से उसमें होने के चांसेज हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के
बढ़ जाएंगे। और अगर इसके अलावा देखें तो डोमेस्टिक एक नाम आता है डोमेस्टिक एक्सपोजर। डोमेस्टिक एक्सपोजर का मतलब होता है जो महिलाएं हैं जो खाना बनाती हैं चूल्हे पे धुएं के रूप में, अगर पहले से उनको ब्रोंकाइटिस है और वो उसके टच में रहती हैं तो उसको रिस्क बढ़ जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे मैंने आपको बताया, फिर जो सिनेरियो है वो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है सीओपीडी के। साइन और सिम्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रोडक्टिव कफ आएगा। और प्रोडक्टिव कफ जैसे मैंने आपको बताया था 6 मंथ से 2 ईयर तक है वो रहता है प्रोडक्टिव कफ। एयर हंगर देखा जा सकता है क्योंकि उसमें ब्रीथिंग जो लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होगी तो वो एयर हंगर उसमें देखा जा सकता है। डिसनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम को ही डिसनिया कहते हैं। टैकीपीनिया होगा क्योंकि जब बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो पेशेंट की श्वसन दर बढ़ जाती है और श्वसन दर का बढ़ना ही टैकीपीनिया है वो कहलाता है। साथ में टैकीकार्डिया होगा क्योंकि जब श्वसन सही तरीके से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, छोटी छोटी आप सांसें लेते हो तो बॉडी की जो डिमांड पूरी नहीं होगी और एक कंपनसेंट मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है वो उसको पूरा करने के लिए सिग्नल आएंगे ब्रेन के द्वारा हार्ट की तरफ और हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तेज गति से तोड़ना पड़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी और जब हार्ट बीट का बढ़ना ही टैकीकार्डिया जो टर्म्स है उसको यूज किया जाता है। वीजिंग होगा मेन सिम्टम जो है ब्रोंकाइटिस का है स्टूडेंट्स, क्योंकि वीजिंग जो एरिया है वो आपका नैरो हो जाएगा, उसमें पहले से इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे म्यूकस है वो जनरेट हो जाएगा तो एयरवे है वो अवरुद्ध हो जाएगा और उस वजह से वीजिंग साउंड आपको सुनाई देगी। फिर होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। एसेसरी मसल्स हैं डायफ्राम के अलावा जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स है उसके हेल्प से ये पेशेंट है वो सांस लेता है। फिर बात करें हाइपोक्सीमिया हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि जब ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक नहीं पहुंचना, मतलब लैक ऑफ O2 इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया, तो वहाँ हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रही है तो आप लिथार्जी हो जाएंगे और फटीग हो जाएंगे। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में जैसे बताया जो रिस्क फैक्टर हैं अगर वो बॉडी में एंटर करेंगे उनमें से कोई भी तो वो इरिटेंट के रूप में इरिटेशन पैदा करेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं वो होगी। और हाइपर सेंसिटिव में मास्ट सेल और आपकी जो म्यूकस सिक्रिएट करने वाली सेल है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से आपका एरिया है जो ब्रोंकाई है वो नैरो हो जाएंगी। नैरो होने के साथ साथ गोबलेट सेल और जो दूसरी सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रिएट करेगी, तो एक तो आपका एरिया नैरो हो गया और दूसरा म्यूकस वहाँ पे जनरेट हो गया, तो जो ल्यूमन है वो कम हो जाएगा, उससे एयर आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगी और उसी की वजह से जैसे मैंने बताया वहाँ पे वीजिंग साउंड सुनाई देगी और इसी सिनेरियो को, इसी कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो कहते हैं। अब आता है डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, और डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में बच्चे सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसकी ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग का एफर्ट वगैरह है आप असेस है वो करते हैं। उसके बाद में देखें तो हम एबीजी का सैंपल लेते हैं ऐसे पेशेंटों में। एबीजी का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अब देखते हैं कि रूटीन करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, तो सीबीसी में आपको एचबी लेवल है थोड़ा बड़ा हुआ मिलता है और एचबी लेवल के साथ देखें तो इसिनोफिल्स हैं वो बड़ी हुई मिलती हैं। अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो कुछ केसों में WBC भी आपको बड़ी हुई मिल सकती है। उसके बाद में PFT करवा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो करवाते हैं। और एट लास्ट एक देखें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आप अगर एसेस करते हैं मरीज को तो उसमें फोर्सफुल एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम है वो आपको कम मिलती है, क्योंकि पेशेंट है अंदर जो ली हुई एयर है उसको जल्दी से बाहर है वो नहीं निकाल पाता। इसके बाद देखें मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। मेडिकल मैनेजमेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या करेंगे, जैसे हमने पढ़ा एरिया नैरो हो जाता है तो उसको डायलेट करने के लिए ताकि पेशेंट आसानी से है वो ब्रीथिंग कर सके, इसके लिए हम ब्रोंकियो डायलेटर देते हैं। ब्रोंकियो डायलेटर में बात करें तो साल्बुटामोल वगैरह है आप दे सकते हैं। उसके साथ में अगर सीवियरिटी की कंडीशन है तो उसमें आप इटोफाइलिन वगैरह है उसको यूज
कर सकते हैं। उसके साथ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए। उसके अलावा अभी जो पढ़ा था, देखते हैं कि अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा है, स्टिकी म्यूकस, बार बार प्रोडक्टिव कफ अगर हो रहा है, तो आप एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं जो म्यूकस को लूज करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो आप दे सकते हैं। और इसके साथ अगर पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, नेबुलाइज भी आप कर सकते हैं पेशेंट को। तो ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है सिम्टोमेटिक है वो हम करते हैं। एट लास्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, हमेशा की तरह नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आया है तो आप सबसे पहले पेशेंट को असेस करेंगे, उसको जो सैचुरेशन है वो देखते रहेंगे, क्या वो सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, O2 उसकी मेंटेन हो रही है। अगर O2 मेंटेन नहीं हो रही है तो डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग हम उसको ऑक्सीजन है वो इनहेलेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। टोटल जो भी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। 5R का हम ध्यान में रखते हैं। आउटपुट और इनपुट चार्ट है वो मेंटेन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंट को सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन देते हैं। अगर ब्रीथिंग पैटर्न बहुत ख़राब है, सीवियर कंडीशन है पेशेंट की, तो उसके लिए आप उसको पोजीशन है वो देते हैं। और पोजीशन भी कौन सी, सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन है, आप उसको दे सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कपिंग के रूप में। जैसे ऐसे कप बनाना है आपको और उसके कंधों के पास में आप ऐसे, जब ये फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं कपिंग के रूप में, चेस्ट फिजियोथेरेपी बोलते हैं, उससे क्या होगा कि जो स्टिकी प्रोडक्टिव कफ है वो लूज हो जाएगा। और जब पेशेंट है वो कफ करेगा तो वो लूज हुआ हुआ जो अंदर कफ था वो बाहर आने में उसको काफ़ी हेल्प है वो मिलती है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी आप दे सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को असेस करते हैं उसके ब्रीथिंग पैटर्न के लिए, ब्रीथिंग एफर्ट के लिए। और अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप तुरंत डॉक्टर को है वो संपर्क है कर सकते हैं। तो ये तो था अपना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो चैप्टर। जब तक नया चैप्टर लेके आए तब तक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको